कि क्रांति को उसकी संतानें ही खा जाती। असल में संविधान का सबसे बड़ा संकट इस समय ये है कि संविधान ने ही जिन संस्थाओं को जन्म दिया वो लगभग सभी संस्थाएं संविधान के साथ विश्वासघात कर रही। तो पुलिस और पुलिस के जो बहुत सारे नए रूप पैदा हो, सीबीआई और ईडी, बहुरी हम काहे को आवेंगे, मतलब हम फिर दोबारा से क्यों आएंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हम ही आएंगे। अगर हमारा हिंदू धर्म इतना सर्वसंतोषी था और उसको विकृत कर दिया बाहर के आए धर्मों ने, तो हमारे यहाँ 3 अलग धर्म और क्यों पैदा हुए। सभी धर्म और विशेषतः हिंदू धर्म जो बहुसंख्यक भी है और मेरा धर्म भी है, दुर्भाग्य से ये सब लोकतंत्र से पिछड़े हुए धर्म। इन्होंने लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों को कभी स्वीकार नहीं किया, न स्वतंत्रता को स्वीकार किया, न समता को स्वीकार किया, न न्याय को स्वीकार किया, न भाईचारे को स्वीकार। इस संविधान को सबसे बड़ा खतरा राज्य और राजनीति। राजनीति में राज का इतना प्राधान्य हो गया है कि वो नीति शून्य हो जाए। नीति शब्द का इस्तेमाल करते हुए इस प्रपंच के लिए मुझे थोड़ा संकोच होता है। उस संविधान के 3 पक्ष हैं जिन पर आपका ध्यान होगा ही। एक तो वो व्यवस्था का उपकरण है कि कैसी व्यवस्था होगी। दूसरा वो हमारे सपनों की संहिता भी है, यानी वो सपने जिनको प्रियम्बल में और जिनको कबीर श्रीवास्तव ने आपके सामने रखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और तीसरा वो हमारे सामूहिक अंतःकरण का भी घर है। वो 3 चीजें एक साथ, वो यथार्थ भी है, वो सपना भी है और वो अंतःकरण भी। और संविधान तो वैसे जैसे कहा कि कागज के कुछ टुकड़े हैं, वो सत्यापित और लोक व्यवहार से ही होता है। यानी संविधान में जो लिखा हुआ है उनमें से अगर हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते, इसका भी उल्लेख हुआ, हमको जो बहुत सारी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं वो हमने अपने संघर्ष से अर्जित नहीं की है, वो हमको संविधान ने दी। अगर संविधान ना होता तो हमको वो नागरिकता ना मिली होती, हमको वो समता का, न्याय का, भाईचारे का सपना भी ना मिला होता। तो हम अगर नागरिक हैं, याद रखिए हम ब्रिटिश साम्राज्य में उसकी प्रजा थे, लेकिन हम भारतीय लोकतंत्र में नागरिक हैं। और ये उचित ही कहा गया कि असल में तो नागरिक ही इस संविधान के केंद्र में है। नागरिकता आपको दी गई है और फिर उस नागरिकता से क्या होने वाला है ये आपको बताया गया है। संविधान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता। मैंने वर्षों पहले कविता लिखी थी, पवित्र स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, लोग ही पवित्र को बचाते हैं। ठीक उसी तरह से संविधान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, लोग ही संविधान को बचाते हैं, अगर बचाते हैं। मैं इस पर थोड़ा बाद में भी आऊंगा। संविधान में लोक व्यवहार और राज व्यवहार दोनों को मर्यादित करने की व्यवस्था है कि कैसे व्यवहार करेगा, और उन मर्यादाओं का पालन कराने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं पर है। हमारा ये बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि वो संस्थाएं लगातार शिथिल और कमजोर पड़ रही हैं। उनमें या तो आलस्य आ गया है, या वो उदासीन है, या उन पर किसी और चीज़ का कब्जा हो गया है। आखिर एक मोनोपोली कमीशन होता था ना, मोनोपोली व्हाटएवर इट इज,
अब इतनी मोनोपोलीज हमारे सामने बन रही हैं। हर दिन हमको बताया जाता है कि आज बताया गया कि हर 500 किलोमीटर पर जो पोर्ट है वो अडानी साहब के पास है। तो ये मोनोपोली कमीशन कहाँ गया? इसी तरह की जो बहुत सारे और कमीशन थे, जो संस्थाएं थी। असल में संविधान का सबसे बड़ा संकट इस समय ये है कि संविधान ने ही जिन संस्थाओं को जन्म दिया, वो लगभग सभी संस्थाएं संविधान के साथ विश्वासघात कर रही हैं। क्रांति के बारे में कहा जाता था कि क्रांति को उसकी संतानें ही खा जाती। हम संभवतः ऐसे मुकाम पर हैं जहां संविधान को संविधान से प्रसूत संस्थाएं ही खा रही हैं, जिनमें राज्य, राजनीति, पुलिस, अदालतें और जो बहुत सारी चुनाव कमीशन इत्यादि इत्यादि सब शामिल हैं। इनमें कभी कोई अगर थोड़ी सी अकल या विवेक या साहस नजर आता है तो हम बड़े उत्साहित होते हैं कि वो प्रभारियों को रोक लगा दी गई है, वो रथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। वो वैसे चुनाव आयोग क्या करता रहा है हम सब जानते हैं। तो ये जो संवैधानिक संस्थाओं का ढांचा था, जो राज्य को मर्यादित करने के लिए बनाया गया था, वो भी शिथिल हो चुका है। अब हम भरोसा किस पर करेंगे, इस पर फिर थोड़ा बाद में आते हैं। क्योंकि ये संस्थाएं संविधान के प्रति भी गैर जिम्मेदार हो गई हैं और लोक से भी विमुख हो गई हैं। संवैधानिक संस्थाओं में सामूहिक अंतःकरण न बचे। उन्हीं में से एक, जिसका विशद वर्णन अभी हमारे मित्र रवीश कुमार ने किया, मीडिया भी एक सार्वजनिक संस्थान है जिसमें से अंतःकरण पूरी तरह से गायब हो गया। तो संविधान का ढांचा तो फिल वक्त बरकरार है, यानी अभी भी संविधान तो है ही। हालांकि कहा जाता है कि एक वैकल्पिक संविधान तैयार है और मौका मिला तो फिर उसको लागू कर देंगे। हमारे यहाँ कबीर ने कहा था, बहुरी हम काहे को आवेंगे, मतलब हम फिर दोबारा से क्यों आएंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हम ही आएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि हम कहां से कहां पहुंचते जाते हैं। बहरहाल, संविधान की आत्मा के बारे में बात की जाती है। मैं संविधान का वैसा विशेषज्ञ नहीं हूं जैसे हमारे कुछ मित्र हैं, पर मुझे लगता है कि 4 मूल्य उसकी आत्मा को परिभाषित करते हैं: स्वतंत्रता, समता, न्याय और भाईचारा। ये 4 मूल्य, ये नहीं कि व्यवहार में वो सब लागू हो गए, और ये हमारे सपने का भी हिस्सा है कि हम चाहते हैं कि हमारे सभी नागरिक स्वतंत्र हों, सभी को न्याय मिले, सभी को समता का स्वाद मिले और सभी में भाईचारा बने। अब ये मूल्य कोई संविधान ने कहीं से शून्य से उठाकर नहीं रख दिए। ये भारतीय परंपरा और चिंतन का भी हिस्सा थे, और ये स्वतंत्रता संग्राम का भी हिस्सा थे, और ये आधुनिकता जो विकसित हुई उसका भी हिस्सा थे। और इन सबको एक तरह से संगुम्फित करके संविधान सभा ने, वो सिर्फ 150 से कितने सदस्य थे उसके, उनके विवेक से नहीं पैदा हुआ था। संविधान को सिर्फ अंबेडकर ने नहीं लिखा था। संविधान इस पूरी परंपरा का एक उत्तराधिकारी दस्तावेज है, जिसको संयोग से ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसको लिपिबद्ध किया और व्यवस्थित किया। अंबेडकर को इसका श्रेय जाता है, लेकिन गांधी की छाया भी संविधान पर उतनी ही है जितनी इन मूल्यों के लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। अब तीनों की अलग अलग व्यवस्था है, व्यक्ति की, समाज की और राज्य की।
हमारा संविधान व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है, उसके निजीपन की रक्षा करता है, वो समाज की जिम्मेदारी भी तय करता है और राज्य की जवाबदेही भी बताता है। हर स्तर पर संविधान में भारतीय बहुलता का स्वीकार है, चाहे भाषाई स्तर पर, चाहे धर्मों के स्तर पर, चाहे अवसरों के स्तर पर, हर जगह ये संविधान बहुलता का दस्तावेज भी है, उस बहुलता का जो हमारा सहज स्वाभाविक भारतीय उत्तराधिकार है। यहीं पर मैंने संविधान पर ही एक बातचीत हो रही थी जब मैंने ये कहने की धृष्टता की थी कि अगर हमारा हिंदू धर्म इतना सर्वसंतोषी था और उसको विकृत कर दिया बाहर के आए धर्मों ने, तो हमारे यहाँ 3 अलग धर्म और क्यों पैदा हुए? बौद्ध, जैन और सिख, ये असहमति के धर्म हैं, ये हिंदू धर्म से असहमति के धर्म हैं, नहीं तो क्या जरूरत थी इनकी। और यही नहीं, इनमें से 2 धर्म जैन और बौद्ध तो ऐसे हैं जिनमें ईश्वर की परिकल्पना ही नहीं है। तो इस बहुलता को भाषाई स्तर पर भी हम एकमात्र ऐसा देश हैं जिसमें अभी के जन सर्वेक्षण से पता चलता है कि 700 से अधिक भाषाएं, बोलियां, उपभाषाएं। हमको इस पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि हर भाषा सच्चाई को नाम देने का एक उपकरण है, सच्चाई में हिस्सा लेने का एक तरीका है, संसार को समझने की एक युक्ति है। और हमारे पास 700 से अधिक युक्तियां हैं जो किसी और देश के पास नहीं है, और हम इसका बड़ा रोना रोते हैं कि अरे हमारी भाषाओं ने इस बहुलता को जीवित रखा और इस बहुलता को सत्यापित रखा, इसको सजीव और सशक्त रखा है। ये आकस्मिक नहीं है कि आज जब उसी भाषा का प्रयोग करने वाला मीडिया गोदी मीडिया बन गया, इसी भाषा का प्रयोग करने वाला हिंदी साहित्य, हिंदी समाज का प्रतिपक्ष बना हुआ है। आज हिंदी का जो महत्वपूर्ण साहित्य है उसने पाला नहीं बदला, वो झूठ और झांसों की गिरफ्त में नहीं आया, वो नफरत फैलाने और भेदभाव पैदा करने की प्रवृत्तियों का पोषक नहीं बना। तो ये भाषा का अपना एक लोकतांत्रिक विवेक भी होता है, और इस बात की पहचान हमारे संविधान ने इतने बरस दशकों पहले कर ली थी। ये भी मत भूलिए कि भारत के विभाजित होने के बाद ये संविधान बना था, और फिर भी उन्होंने बचे हुए भारत की अखंडता की कल्पना की थी। कई बार मुझे, अब मैं धवलकेशी हूँ, उसको उर्दू में कहते हैं कब्र में पैर लटके हुए हैं, हालांकि अगर हम वहाँ भी गए तो वहाँ भी अब मौका मिला तो बोलेंगे ज़रूर। अगर सुना नहीं सकते किसी और को, तो अल्लाह ताला को ही सुनाएंगे कि भाई अब तुम ही हमारे साथ हो, तुम ही हमारी बात सुनो। अब मुझे लगता है कि संविधान के खतरों की एक सूची आपके सामने पेश कर। इस संविधान को सबसे बड़ा खतरा राज्य और राजनीति से है। राजनीति में राज का इतना प्राधान्य हो गया है कि वो नीति शून्य हो जाए। नीति शब्द का इस्तेमाल करते हुए इस प्रपंच के लिए मुझे थोड़ा संकोच होता है, पहला। दूसरा, संविधान को संकट संसद और न्यायालयों से भी है। ऐसी संसद जो इतने बड़े बड़े कानूनों को बिना बहस के सिर्फ बहुसंख्या के बल पर पास कर देती है,
वो संसद भी संविधान के लिए खतरा बन रही है। और न्यायालयों में अब यही सवाल उठा है कि जो चुनाव के बॉन्ड्स हैं उनका मसला कितने वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय के सामने स्थगित पड़ा हुआ है। ये पब्लिक मैटर नहीं है, ये ऐसा मसला नहीं। इतने चुनाव निकल गए, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय को फुर्सत नहीं मिली है कि इस महत्वपूर्ण मसले पर, जहां हमको पता चले कि भाई आखिर ये राजनीतिक पार्टियों को चंदा कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, ये बात सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचार के लिए है। और सर्वोच्च न्यायालय को उस पर विचार करने के लिए फुर्सत नहीं मिल रही। सर्वोच्च न्यायालय को कश्मीर से संबंधित धारा 370 पर विचार करने के लिए काफ़ी साल तक फुर्सत नहीं मिली। तो ये न्यायालय भी, मुझे ऐसी आशंका लगती है कि हो सकता है संविधान के लिए अंततः खतरा बन जाए। संवैधानिक संस्थाएं तो पुलिस, और पुलिस के जो बहुत सारे नए रूप पैदा होते हैं, सीबीआई और ईडी और क्या क्या, ये सब, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, तरह तरह के कमीशन हैं, ये हैं, वो सब ससुर चुप रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं? किसी मसलन मणिपुर में जो हो रहा है उसको लेकर हमारे मानव अधिकार आयोग या इनके कोई लोग जाके किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया, कोई जाता नहीं। तो ये जो अपने कर्तव्य से, अपने संवैधानिक कर्तव्य से चूक भी संविधान को खतरे में डालती है। हमारे धर्म, सभी धर्म और विशेषतः हिंदू धर्म, जो बहुसंख्यक भी है और मेरा धर्म भी है, दुर्भाग्य से ये सब लोकतंत्र से पिछड़े हुए धर्म हैं। ये लोकतंत्र से पिछड़ते हुए धर्म हैं। इन्होंने लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों को कभी स्वीकार नहीं किया, न स्वतंत्रता को स्वीकार किया, न समता को स्वीकार किया, न न्याय को स्वीकार किया, न भाईचारे को स्वीकार किया। और यह आकस्मिक नहीं है कि यकायक धर्म नेता भी राजनीतिक प्रचारक बने। धर्मों का इतना अधःपतन, हिंदू धर्म का अपने अध्यात्म से कोई संबंधी, हिंदुत्व का, हिंदू धर्म के अध्यात्म से, तत्व चिंतन से कोई संबंध नहीं रह गया, कोई संवाद भी नहीं रह गया। ये आकस्मिक नहीं है कि ये हिंदुत्व के जितने प्रचारक हैं, और चाहे जो भी उनको कहा जाता हो, वो कभी किसी हिंदू तत्व ग्रंथ का उल्लेख नहीं करते, उसका कोई उद्धरण भी नहीं देते। कभी ये नहीं कहते कि गीता में ये कहा गया है, या व्यास ने ये कहा था, या कालिदास ने ये कहा था, क्योंकि उन्होंने पढ़ा भी नहीं है, उनको आता भी नहीं। उनका अज्ञान का तो हमारे समय में जितनी महिमा हुई है, तरह तरह के लोग जिनका ज्ञान, जिनकी डिग्री ही नहीं, ज्ञान तक संदेह के घेरे में है, वो सब ऐसी चीज़ों पर बयान देते रहते हैं, इतिहास के बारे में, फलाने के बारे में, ठिकाने के बारे में, इसके बारे में उनको कुछ आता नहीं है, और जो उनका क्षेत्र नहीं है। तो ऐसे में लोकतंत्र और उससे जो पिछड़ते हुए धर्म हैं, इन धर्मों के बीच एक नया संवाद स्थापित करने की जरूरत है। धर्मों, जैसे हम राजनीति को सिर्फ राजनेताओं के जिम्मे नहीं छोड़ सकते, वैसे ही हम धर्मों को सिर्फ धर्म नेताओं के जिम्मे नहीं सौंप सकते। हमको उनको सार्वजनिक संवाद में दाखिल और शामिल करना चाहिए। कैसे करना चाहिए मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ प्रश्न उठाने वाला हूं ना। मुझे उत्तर पता होता तो यहां थोड़ी बैठा होता।
बड़ा भारी खतरा संविधान को मध्य वर्ग है। हम सब मध्य वर्ग के हैं और ये वर्ग इस समय संविधान से, लोकतंत्र से और भारत से भी दूर जाता मध्य वर्ग है। इस मध्य वर्ग की जो बहुसंख्यकता है वही, और कम से कम मैं हिंदी क्षेत्र के बारे में तो कह सकता हूं, अन्य क्षेत्रों के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, कि हिंदी मध्य वर्ग अपनी भाषा, अपने साहित्य, अपनी संस्कृति, इन सब से विश्वासघात करता मध्य वर्ग है, तो वो संविधान के साथ कैसे विश्वासघात नहीं करेगा? ये उसका तर्कसंगत परिणाम है। आखिरी खतरा बौद्धिक और शैक्षणिक और अकादमिक समुदाय से है। आप देखें कि कितने लाख शिक्षक होंगे जो इन्हीं मूल्यों का सबक सिखाते होंगे अपनी कक्षाओं में, और अभी इन्हीं मूल्यों पर जब कुठाराघात हो रहा है तो वो चुप हैं। यही नहीं, शिक्षा में तरह तरह से दखलंदाजी की जा रही है, उसके बारे में भी चुप है। तरह तरह के बुद्धिजीवी वर्ग और खतरा उठाना, ऐसी सुरक्षा कामिता, और इन सबको बहुत अच्छी तनख्वाह मिलने लगी है। पहले ज़माने में अध्यापकों की तनख्वाह बड़ी कम थी और हम लोग IAS वगैरह की तनख्वाह बहुत उनसे ज़्यादा होती थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं रहा। इसके बावजूद ये बौद्धिक वर्ग, शिक्षक विशेष रूप से, इतनी बड़ी संख्या में चुप हैं। आप जरा याद करें कि कितने लोग हैं जो इन चीज़ों पर कभी कोई अपनी राय व्यक्त करते हैं। उनकी गिनती 50-60 से ज़्यादा नहीं होगी, जबकि उनकी संख्या लाखों की है। तो ये मध्य वर्ग, ये बौद्धिक वर्ग भी संविधान के साथ विश्वासघात कर रहा है। अब कई बार मुझे लगता है कि जैसे हमारा विपक्ष भी संविधान को लेकर इतना उद्वेलित नहीं है। कम से कम संविधान को केंद्र में रखकर कुछ करने की उसने कभी कोई चेष्टा नहीं की है, अगर की हो तो मुझे पता नहीं। दूसरी बात कि इस समाज ने, जो समाज बन गया है, इसने लगातार बढ़ती हिंसा, हत्या, बलात्कार, झूठ, घृणा, बुलडोजिंग, लिंचिंग, ये सब जो मानसिकता है, इसको लगभग सामाजिक मान्यता मिल गई है, करीब करीब कानूनी मान्यता मिल गई। आप बुलडोजिंग कर सकते और कोई अदालत हस्तक्षेप नहीं करती। आप लिंचिंग करिए, फला करिए, करते रहिए, समाज जो है वो, हम जो बड़े विवेकशील लोग हैं, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते, हम उसमें शामिल नहीं होते, बस इतना ही, इतनी ही गनीमत है, बाकी हम चुपचाप रहते। तो ये इसका जो बढ़ता हुआ दायरा है, उसमें लिए समाज भी कम दोषी नहीं है। फिर असहमति, विरोध, प्रतिरोध, इनको लोकतंत्र में द्रोह और दंडनीय करार दिया गया है। दो मिथक ध्वस्त हुए हैं। एक शिक्षा का मिथक था कि शिक्षित होने पर लोग अधिक उदार, अधिक समझदार, अधिक विवेकवान, अधिक सहनशील होते हैं, नहीं तो शिक्षा की जरूरत क्या है। पर जिस हिंसा, हत्या, झूठ, घृणा का मैंने उल्लेख किया, उसको करने वाले लोगों में अधिकांशतः पढ़े लिखे लोग हैं। तो शिक्षा का ये मिथक ध्वस्त हुआ है और शिक्षित लोग शामिल हैं, और शिक्षित लोग चुप्पी से शामिल हैं,
या कि सक्रिय रूप से शामिल है। दूसरा जो मिथक ध्वस्त हुआ है वो ये है कि सभ्य संवाद संभव ही नहीं है, मतलब चैनल्स पर भी नहीं है और जगह भी नहीं है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मुझे आमंत्रित किया, उनके एक विभाग के 100 वर्ष हुए थे। तो आजकल मैंने एक हिकमत निकाली है कि विषय जो भी हो मैं बोलूँगा तो यही सब, हाँ, क्योंकि यही सब बोलने के लिए अवसर है और मौका है। तो बहरहाल मैं साहित्य की बात की मैंने सब, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने एक आदेश जारी किया कि कोई हॉल जो है वो बिना कुलपति की अनुमोदन के किसी विभाग को नहीं मिल सकता, और उस विभाग को श्रोता कौन से वक्ता आ रहे हैं, उनका विषय क्या है और उनका बायोडेटा क्या है, ये देना होगा। अब इलाहाबाद जैसे विश्वविद्यालय में जहाँ इतना प्रतिरोध विरोध संभव था, वहाँ अब बेचारा एक अध्यापक अगर कोई संवाद करना चाहता है तो उसको ये सब करना पड़ेगा। तो ये जो मानसिकता बनती जा रही है और हमारी चुप्पी है, गरीब लोग, वंचित लोग सार्वजनिक परिकल्पना से बाहर हो गए। ये तो ठीक है कि आपने G20 आया तो छुपाया, और वो एक बहुत ही शर्मनाक ढंग से छुपाया और हास्यास्पद ढंग से छुपाया, दयनीय ढंग से छुपाया दिल्ली के गरीब बस्तियों को। लेकिन सारी गरीब बस्तियों को गरीब कहाँ गायब हैं हमारी परिकल्पना में। हमारी राजनीतिक परिकल्पना में भी अब गरीबों की जगह बहुत घट गई। भारतीय परंपरा का बड़ा उल्लेख होता है, जबकि भारतीय परंपरा क्या है? वो प्रश्नवाचक परंपरा, वेद से लेकर उपनिषदों, महाकाव्यों, आगे चलते रहिए, भक्ति काव्य, उदासीन है, निष्क्रिय है, संवेदनहीन है। इसलिए नागरिकों को ही करनी होगी। नागरिक अभियान ही संविधान को बचाने का संभव है, राजनीतिक अभियान संभवतः नहीं हो पाएगा। एक बात, और उसको बचाने के लिए मैं समझता हूं कि गांधी जी के 3 अभिप्रायों का हमको पुनराविष्कार करना होगा। संविधान के लिए सत्याग्रह, और संविधान के लिए असहयोग। हम उस सब से असहयोग करें जो हमको संविधान से अलग जाता या उसके विरोध में जाता दिखता है, और संविधान के लिए सविनय अवज्ञा, कि हम उस कानून को नहीं मानेंगे या उस नियम को नहीं मानेंगे, उस फतवे को नहीं मानेंगे जो हमको संविधान के विरुद्ध लगता है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।